नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं आज तक। लड़की एक श्राप होती है, बेटी तो एक पाप होती है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए। ये सब कुछ होता है हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने देश में, उस देश में जहां पर लड़की को देवी का दर्जा दिया गया है, जहां पर देवी मानकर मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है दुर्गा की, सरस्वती की, लक्ष्मी की। उस देश की ये कहानी है। ये विडंबना कहा जाए या ढकोसला, हिपोक्रेसी, पाखंड, आखिर इस देश का ये हाल ऐसा क्यों है? आखिर क्यों हमको आज भी लड़की के नाम पर दुख होता है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जब वो 13 दिन की जंग के बाद गैंगरेप पीड़िता की आज उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसके बाद देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है, सब जगह संयम से प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही, आखिर इस आक्रोश का अंजाम क्या होने वाला है? क्या हम लोग वाकई में कोई एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक तंत्र खड़ा कर सकते हैं जिसके बाद लड़कियों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत ना हो, किसी माँ बाप को लड़की को जन्म देने में हिचकिचाहट ना हो? क्या इतनी बड़ी कोशिश आगे जाकर की जा सकती है? इसी पर बात होगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, परिचय करा दूं। किरण बेदी जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरखा सिंह जी हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष, और शाजिया इल्मी जी हैं जो कि आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों के साथ बात करूंगा, लेकिन उसके पहले दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित लड़की जिंदगी की जंग हार चुकी है। 13 दिनों तक हर पल उसने शिद्दत के साथ जीने का जज्बा दिखाया, लेकिन बीती रात मौत के बेरहम पंजों ने उसे दबोच लिया। सिंगापुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। उसने झेला हिंसा का क्रूर तांडव, उसने बर्दाश्त की दर्द की इंतहा। 13 दिनों तक उसने लड़ी जंग, हिम्मत से किया मौत का सामना। आखिरकार हार गई वो लड़की। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से आई खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। कल शाम से ही जज्बात का डर सबको सता रहा था, आखिर वही हो गया। गैंगरेप और क्रूर हिंसा का दर्द झेलने वाली 23 साल की लड़की जिंदगी की जंग हार गई। भारतीय समय के अनुसार बीती रात 2:15 बजे लड़की ने अंतिम सांस ली। दरअसल कल शाम के मेडिकल बुलेटिन में ही बता दिया गया था कि लड़की की हालत काफी नाजुक हो गई है। उसी वक्त से परिवार के लोग लड़की के साथ थे। भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी अस्पताल में मौजूद रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स के अनुसार लड़की को बेहद खतरनाक चोट लगी थी। उसके शरीर और दिमाग में बहुत गहरे जख्म थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने लड़की को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कल शाम लड़की के हालात बिगड़ने पर उसे लंदन या अमेरिका ले जाने की बात भी हुई, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के CEO ने प्रेस रिलीज जारी कर लड़की की मौत पर अफसोस जताया। हमें दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 29 दिसंबर को सिंगापुर के समय के मुताबिक सुबह 4:45 पर मरीज ने दम तोड़ दिया। मौत के समय लड़की के घर वाले और भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मौजूद थे। दुख की इस घड़ी में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के डॉक्टरों की टीम, नर्स और कर्मचारी लड़की के परिवार के साथ हैं। 27 दिसंबर की रात जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से लड़की को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, तो पूरा देश बड़ी उम्मीद के साथ किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन वहां से आई सदमे से भरी ये खबर। Those injuries was very grave. The family, of course, is shattered by this development. At the same time, they realized that the best possible medical attention was provided to her, and in the end, it was the scale of her injuries which proved too much for the medical treatment which was provided to her to overcome. जिस हिम्मत के साथ उस लड़की ने जिंदगी की जंग लड़ी, वो अपने आप में एक मिसाल है। वो तो दुनिया छोड़कर चले गई, लेकिन जाते जाते उसने 125 करोड़ की आबादी को झकझोर कर रख दिया।
अब हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि उसकी मौत बेकार ना जाए, उसकी कुर्बानी एक नया बदलाव लेकर आए। सिंगापुर से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और जैसे ही ये खबर आई कि अंतिम सांस ले लिया, वो हमारे बीच में नहीं बची है पीड़िता, देश भर में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। लोगों का आक्रोश फिर सड़कों पर दिखने लगा। जंतर मंतर पर राजधानी में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में लोग बाग अभी भी वहाँ इकट्ठा हैं। जेएनयू में जहाँ से इस लड़की को अपहृत किया गया था, या कह लें कि उस बस में बिठाया गया था, उस जगह पर भी जेएनयू के छात्राओं ने बड़ी तादाद में मार्च निकाला। और सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं, हिंदुस्तान भर से खबरें आ रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। अहमदाबाद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन आज संयम के साथ है, क्योंकि सब जानते हैं कि आखिर इस आक्रोश का अंजाम ढूंढा जाए, मतलब निकाला जाए, तरीके तय किए जाएं। आखिर ऐसे तरीके, ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके बाद कोई भी इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बारे में सोचे तो भी उसको कपकपाहट उठ जाए। हमारे साथ खास मेहमानों का सिलसिला लगातार जुड़े हुए हैं। शुरुआत करना चाहूँगा किरण बेदी जी से। किरण जी, आप खुद महिला हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पुलिस के सेंसिटिविटी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, अक्सर खड़े होते हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। बहुत सिंपल सा, बेसिक सा सवाल आपसे है, क्या पुलिस को रवैये में बदलाव लाकर इन्हीं कानूनों के तहत चीज़ों को ठीक किया जा सकता है क्या? बहुत कुछ। मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये प्रिवेंटेबल क्राइम था और ये कल से फिर से प्रिवेंटेबल होना रहना चाहिए, और एक दो कदम अगर पुलिस तुरंत उठा ले तो लोगों को राहत मिलेगी। और मैं तब से प्रार्थना करती आई थी कि दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ के बराबर चीफ मिनिस्टर के अधीन खुद होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस है। 75,000 से ज़्यादा ऑलरेडी इनके पास, और मैंने खुद ट्रेन किए हुए हैं, मुझे याद है, मैं डीजी सिविल डिफेंस और होमगार्ड रही हूँ, मुझे मालूम है। इसका मतलब दिल्ली पुलिस का पैरेलल फोर्स उनके पास खुद है। अगर ये जॉइंट पेट्रोलिंग पे अगले दिन निकल जाता, और सिविल डिफेंस तो सारा स्टूडेंट से भरा हुआ है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स जिनको ट्रेनिंग है पुलिस के साथ काम, क्राइम प्रिवेंशन का उनकी ट्रेनिंग है, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की भी ट्रेनिंग है, कईयों को सेल्फ डिफेंस भी आता है। इनको तुरंत उस अगले दिन हम लोग अगर सारी दिल्ली में पीसीआर वैन्स के साथ खड़ा कर देते तो आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हो जाती, जो टूट किरण चुकी जी, है। यहाँ पे आप ही की बात में अगला सवाल भी है कि आखिर क्यों नहीं किया गया इन होमगार्ड्स का, इन सिविल डिफेंस फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा? किस बात की हिचक होती है? ये मिलके काम नहीं करते। आई थिंक ये नियत और इंटेंशन की बात होती है, समझदारी की भी बात होती है, और अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग की बात होती है। अगर क्राइम प्रिवेंशन हमारा, हम लोग डेलीगेट करते हैं, सीनियर जूनियर को डेलीगेट करता है, जूनियर फाइनली एक कांस्टेबल तक चला जाता है। ये इतनी डेलीगेशन है विच लूज, डेलीगेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंट्रोल लूज ना करे। और साथ में अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसका रिव्यू और उसकी समीक्षा भी रहनी चाहिए। तो ना समीक्षा ना उसका रिव्यू, और इसलिए मैं आपको कह रही हूं, ये मैं पहले दिन से कह रही थी, आप पहले पत्रकार हैं, पैनलिस्ट है जिन्होंने सिविल डिफेंस का नाम भी लिया है। मैं आपको बताती हूं, मैं 10 दिन से हार गई हूं बोल बोल के कि सिविल डिफेंस कहां है, वो हमारी सिटीजन पुलिस है। आप पहले हैं जिन्होंने शब्द भी इस्तेमाल कर लिए सिविल डिफेंस। मैं कहती हूं आज भी ये इस्तेमाल करने लगे तो फर्क पड़ने लगेगा, लोगों में विश्वास जागने लगेगा, नौजवान पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, फिर काम पे लग जाएंगे। किरण जी, आप रहिए मेरे साथ, और भी लोग हैं, उनका भी हम रुख जानते हैं। मैं बरखा सिंह जी को शामिल करना चाहूंगा इस चर्चा में। बरखा जी, क्योंकि आप एकमात्र इस पैनल में ऐसी हस्ती हैं जो महिला आयोग को रिप्रेजेंट करती है, सरकार का नुमाइंदा हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है। जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, बर्बरता की जाती है, तब पूरा सिस्टम जागता है और ऐसी ऐसी कमेटियां बनाई जाती है, डेडलाइन भी दे दी जाती है। उसके पहले अगर ये प्रेशर नहीं बनता तो लगता है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। अभी भी आपको लगता है कि इस आक्रोश से कोई अंजाम तक बातें पहुंचेंगी? देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ये जो हुआ है ये हम सब के लिए एक बहुत
बड़ी चुनौती है हम सब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, समाज के लिए, सारे समाज के लिए। वो औरत, वो लड़की लड़ती रही मौत से। मैं लगातार उसके टच में रही हूँ, रोज़ गई हूँ उसको मिलने, रोज़ मैंने देखा है, उसकी आंखों में दर्द देखा है, उसकी हालत मैंने देखी है। मगर वो पूरे ज़ख्म थे उसके जिस्म पे, पर फिर भी उसके आंखों में लड़ने की पूरी हिम्मत थी, ताकत थी। और मैं इसलिए ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आज इन सब बातों का समय नहीं है। आज समय इस बात का है कि जिस तरह से हम आज एकजुट हैं, जिस तरह से हम आज एक हो रहे हैं, वो तो चली गई, लेकिन जाते जाते इस देश को, इस जनता को, देश की जनता मैं को वही चीज बरखा सिंह जी माफ करेगा, बीच में टोक रहा हूँ। हम यहाँ पर कतई ये बात नहीं करना चाहते कि आखिर क्या होगा। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, हम सभी उस पूरे परिवार के साथ, हमारे सेंटिमेंट से हमारी भावना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्योंकि आप एक सरकारी नुमाइंदे के तौर पर, आप एक सरकारी पद पर बैठी हुई हैं, और ये हम लोग आपकी तरफ नजरें उठा के उम्मीद से देखते हैं कि कोई एक सिस्टम बन पाएगा इस देश में, कि चीजें ऐसे ही भगवान भरोसे चलती रहेंगी। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब बनेगा। अब समय आ गया है, अब इससे ज्यादा और नहीं, क्योंकि हम भी कहीं औरत हैं, हमारी भी बेटियां हैं, अब हम भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। रंजना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर और कितनी कुर्बानियां? एक कुर्बानी के बाद हम फिर वही बातें कर रहे हैं। आखिर और कितनी बच्चियों को, लड़कियों को कुर्बानियां देनी होंगी, तब जाकर कोई सिस्टम हम इस देश में बना पाएंगे? नहीं, 8 PM में ऑलरेडी एक पद पर बैठी महिला ने कहा, अब 68 बार कहा कि अब समय आ गया है, और अब समय आ गया है, तो शायद अगर उनको लग रहा है और सरकार में बैठे तमाम लोगों को लग रहा है, तो हम लोग भी कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। इस तरह की घटना हो जाए, इतनी बड़ी बात हो जाए, और फिर उसका एक राजनीतिकरण शुरू हो जाए, दोषारोपण शुरू हो जाए, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारना शुरू हो जाए, राजनीतिक दल, राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग कहें कि नहीं ये तो पुलिस की गलती है, राज्य सरकार कहे कि नहीं केंद्र सरकार हमें पुलिस नहीं देती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें कि हाँ, तो ये जो सारा माहौल बना दिया गया है, तो आपको क्या लगता है? आप सब लोग बड़े पुराने समय से, और आपके चैनल पे तो मैं जाने कितनी बार बैठ के इन सब बातों को कह चुकी हूँ, तो आपको क्या लगता है? इतना गुस्सा मन में है, इतना दुख है आज कि जिस लड़की की जिंदगी चली गई वो तो चली गई जिंदगी, लेकिन कम से कम अब उन हत्यारों को, उन जो पापी लोग हैं समाज के, जो कलंक हैं, जिन्होंने जघन्य हत्या की है, उन लोगों को क्या सजा मिलेगी, कैसे उस पर न्याय होगा, इसको व्यवस्थित ढंग से सामने दिखाया जाए। 100 दिन के अंदर, कल छात्रों के साथ परसों मैं भी थी, आज भी ये मांग की गई है कि 100 दिन के अंदर ये न्याय करके दिखाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि डेडलाइंस को तय करना। धारा 376 के तहत जो सजा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्या मैं लौटूंगा। रंजना जी आप रहिए हमारे साथ। शाजिया भी बनी हुई। शाजिया, ब्रेक में जा रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट के आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, आखिर ये सरकार एक विशेष सत्र बुलाने की बात से क्यों हिचकिचाती है? क्यों नहीं एक सत्र बुलाकर बाकायदा एक कानून बनवाया जाता है और उसको तुरंत लागू करने की बात से सरकार हिचकिचा रही है? इस ब्रेक के बाद। प्रायोजक दबंग 2 प्रीमियम ब्लेंड पान मसाला। कहने को तो हमको आज़ाद हुए 65 साल हो गए, हम आज़ाद हैं, हम आधुनिक हैं, हम विकसित देशों में गिनना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं है। आखिर जो पीड़िता के साथ हुआ, 13 दिनों तक लड़ने के बाद उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? उन 6 दरिंदों के अलावा क्या और किसी की जवाबदेही नहीं बनती? क्या सरकार की, जिसके हाथ में प्रशासन है, पुलिस की, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है समाज को लेकर? बात करेंगे शाजिया से। शाजिया, आपको लगता नहीं कि किसी की जवाबदेही इस पूरे मामले में तय होना चाहिए? और सरकार ने जिस तरीके से विशेष सत्र को लेकर आनाकानी कर रही है, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस 23 साल की बच्ची ने और उसकी मौत ने देश की आत्मा को, उसकी रूह को हिला के रख दिया है, और हम सबको इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें कब आज़ादी मिलेगी, खौफ से, जिस खौफ में हम रोज़ाना जी रहे हैं। हमें इस वक्त सबको सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार उस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ जब जिस तरह से ब्रूटैलिटी हुई है,
जो वैश्यपन हुआ है और जिस तरह से उसे मारा गया है, उस वक्त उसके दिमाग में क्या कुछ हो रहा होगा जब ये जो दरिंदे थे इस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनमें किसी बात का कोई डर नहीं था और वो लड़की उस वक्त सोच रही होगी आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसा करके जा सकते हैं, दे कैन गेट अवे विथ इट। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस बात को सोचना। अगर हम चाहते हैं पुलिस की भी जवाबदेही बने तो हमें पुलिस को भी फ्री करना होगा राजनीतिक हस्तक्षेप से, क्योंकि इसके फौरन बाद हमने देखा किस तरह से राजनीतिकरण हुआ पुलिस का भी। और राजनीतिक जो है हमारे, अगर जब तक औरतों को क्यों नहीं जरूरी समझा जाता, उनकी सुरक्षा का एक मौजू इतना बड़ा मौजू क्यों नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। बड़ी बात है, आजादी के 65 साल बाद भी हम अपने एक आम से नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक महिला को आज भी अपने घर से बाहर निकलने में चिंता होती है, माँ बाप को बेटी पैदा करने में 10 बार सोचना पड़ता है। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा हमारे पूरे सिस्टम को लगता है कि इस वक्त हिलाने की जरूरत आ गई है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप सब रहिए मेरे साथ, एक ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वाकई में हम शर्मिंदा हैं। हम 13 दिनों की दुआओं के बाद, 13 दिनों की कोशिश के बाद भी उसको नहीं बचा पाए। वो गैंगरेप पीड़िता ने आज सुबह सिंगापुर में आखिरी सांस ली है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आक्रोश है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अब इस आक्रोश का अंजाम क्या होगा। कोई सिस्टम इस देश में बनेगा, कोई तंत्र इस देश में बनेगा जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके। लंबा चौड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लगातार हमारे साथ बात कर रहा है। किरण बेदी जी मेरे साथ हैं, उनसे पूछना चाहूँगा। किरण जी, हमने जो बात की अब तक उसके मुताबिक पुलिस को सेंसिटिव होना होगा, सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े नियम बनाने होंगे और सबसे बड़ी बात, हमको अपना मानस बदलने के लिए तैयार होना होगा। महिलाओं को वाकई में इज्जत देनी शुरू करनी होगी। इसके अलावा और क्या? आपने मानस बदलने की बात की, मैं एक अपील करके जाना चाहती हूँ कि आज 29 दिसंबर है, इसको निर्भय दिवस जैसे याद किया जाए। ये निर्भय दिवस, निर्भय हो ये महिला। मैं कहती हूँ, मैंने एक स्लोगन सोचा, मैं हूँ निर्भय, आप है आप तुम हो निर्भय, मैं ही हूँ निर्भय, हम हैं सब निर्भय। हम निर्भय का आंदोलन चलाए, मैं भी निर्भय, तू भी निर्भय, हम हैं सब निर्भय। अगर हम ये ऐसा निर्भय कोई का आंदोलन लगाएं जिसमें हम निर्भय तरफ की चले, कुछ जो डर है रिपोर्टिंग का, तफ्तीश का, स्टैटिस्टिक्स का, मैं समझती हूँ ये डर निकालने की जरूरत है, ताकि हम लोग जब पुलिस काम ना करे तो हम निर्भय होकर कह सके, पुलिस से हक लेके सके कि हमें काम, अब हमें रिपोर्टिंग चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हम अपने न्याय के हक, मैं भी निर्भय, तू भी निर्भय, अब तो सारा देश है निर्भय। ये निर्भयता का मैं बाकी पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, जैसे रंजना जी ने बोला, बिल्कुल सही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि पुलिस की भी कोई अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंट हो। ये दो चीजें कह के मैं भी निर्भय, अब तो आपने रंजना जी का नाम लिया, मेरा सवाल अब रंजना जी से ही है। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है प्रशासन को चलाने की, देश को चलाने की। क्या एक नागरिक होने के नाते आपकी और मेरी, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या हमारा हिंदुस्तान आज का नौजवान इस बात के लिए तैयार है कि हम औरत को इज्जत की नज़र से देखें? इसकी पढ़ाई में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा के में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं सुमित, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सामाजिक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत, जब हम पीसीआर की मांग करते हैं कि वो पेट्रोलिंग करें, हम मांग करते हैं कि महिला पुलिस बढ़ाई जाए, मांग करते हैं कि पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करे, तो हमारे लिए समाज में भी ये कहना ज़रूरी है, हर घर में एक पीसीआर होना चाहिए। मतलब माँ बाप पीसीआर का काम करें कि वो लड़का और लड़की किस तरह के बनते हैं परिवार में, लड़के की मानसिकता क्या बनती है और लड़की की, वो तो परिवार में जिस तरह के उनके रोल होते हैं, जो जिससे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरह से उनको आचार विचार सिखाया जाता है,
है, उसी से उनकी मानसिकता बनती है। तो अगर हर काम करके आपने छोड़ दिया लड़के को, उसको रोका नहीं, तो जब आपने घर में नहीं रोका, गांधी जी ने कहा था कि परिवार में हिंसा होती है वह समाज हिंसक होता है। आज परिवार की हिंसा, जहां हर तीसरी महिला हिंसा से पीड़ित है, उसने कहा है कि हम पे हिंसा हुई है, सरकारी आंकड़ा है। तो ऐसे में समाज में जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा को हम सब देख रहे हैं। बरखा सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, नहीं लगता कि जो पुलिस का काम आम आदमी को सुरक्षा देना होना चाहिए, वो वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगी रहती है, उसका ध्यान कहीं और होता है। पुलिस रिफॉर्म्स, हालांकि किरण जी मेरे साथ अब नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी पैरोकार रही है, पुलिस रिफॉर्म से सरकार डरती रही है। आज भी पुलिस कर्मियों की तनख्वाहें ऐसी हैं कि सुनकर शर्म आती है। इन परिस्थितियों में चीजें बदलेंगी कैसे? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये पॉलिटिकल डिबेट है या उस जो लड़की ने शहादत दी है, जो लड़की आज मरी है, जो इतने बुरे अपराध के बाद जिसके साथ इतना घिनौना अत्याचार किया गया है, हम उसके लिए कर रहे हैं या पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहूंगी। दूसरी चीज ये, आप चुप रहिए, राजनीति पर प्लीज आप चुप रहिए। मैं आम लोगों की जिम्मेदारी की राजनीति के ऊपर राजनीति का रास्ता क्या होगा, इस पर भी सवाल उठाना जरूरी है। आप समझिए इस बात को। नहीं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये नेशनल डिबेट है। मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने तीनों मेहमानों से बोलूंगा, एक एक करके बोले तो सबकी बात साफ हो पाएगी। पहले बरखा सिंह जी को बोलने दीजिए, फिर शाजिया जी और रंजना जी, मैं आपके पास आता हूँ। बरखा जी, ये देखिए ना पॉलिटिकल डिबेट है ना ये सोशल डिबेट है, ये पूरे देश में एक आक्रोश है, उसका गुस्सा है। उस गुस्से में आप, क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा है और हम लोग सिस्टम की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, इसीलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं आगे क्या? मैं देखिए सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, महिला आयोग अपना काम कर रहा है, बाकी हम सब जिस समाज से हम आ रहे हैं, क्या हमारी है और आपका आयोग तो बिल्कुल ही अपना काम नहीं कर रहा है। शाजिया बोल सकती हैं आप। बरखा सिंह जी, आप आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, सुन लीजिए शाजिया क्या कह रही है, फिर आपसे पूछता हूँ। शाजिया बोलिए। इतनी बड़ी, अगर ये देखिए ना, तो सरकार अपना काम कर पाई है, ना ही पुलिस अपना काम कर रही है और ना ही आयोग कुछ भी कर पाया है। इसीलिए रोजाना जो है रेप के मामले, जो क्राइम है, जो हिंसा है महिलाओं के खिलाफ बढ़ती जा रही है। अगर ये काम ठीक से कर रहे होते तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते कि सारे देश का गुस्सा जो है आप सड़कों पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम ने फेल किया है, जमहूरियत ने फेल किया है, औरतों को, आदमियों को, आम नागरिकों को। बरखा सिंह जी, आप एक दायित्व वाले, जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, आपका ये कहना कि आप रोकिए ना, फिर ये क्या जवाब हुआ? हम आपसे उम्मीदों के साथ बात कर रहे हैं, हमारी तमाम चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में इतना बड़ा क्राइम होता है, आप दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और उस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप रोकिए। प्लीज, हम चाहेंगे कि इस डिबेट को, नहीं, हम कह रहे हैं, हम जी बोलिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ये, मैं ये कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहना चाहती हूँ कि काश की पुलिस अपना काम कर रही होती, महिला आयोग अपना काम कर रहे होते, ये लोग काश अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते, तो ये राजनीतिक भाषण देने का मंच बिल्कुल नहीं है। और कृपा करके आप भी राजनीतिक भाषण मत दीजिए। आज हम लोग दुखी हैं, आज हम लोग गुस्से में हैं, आज हम लोगों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं एक बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। देखिए, आपके और आपके सरकार की जिम्मेदारी समाज के सामने खुली चिट्ठी की तरह पड़ी हुई है। सब लोग जानते हैं कितनी रंजना जी, मैं आप ही की बात को छोटा करके बरखा जी के सामने रख देता हूं। भाई, बड़ी उम्मीदों से दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित को महिला होने के नाते तीसरी बार मैंडेट दिया। दिल्ली में यूपीए सरकार दोबारा बनती है, सोनिया गांधी उसकी अगुवा हैं, आप खुद बरखा सिंह जी विधायक हैं, आप खुद एक महिला हैं। इन परिस्थितियों में और आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके शासन में महिलाएं सुरक्षित ना हो, ये क्या बात हुई? और ऊपर से हम सबको मिलकर करना चाहिए। अरे आप हमको मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम लोग तय कर लेते हैं चीजों को। आपके पास दायित्व है, जिम्मेदारी है, चीजें आपको करनी है। कर रही है सरकार, अपना काम कर रही है। आप देखिएगा इसमें कितनी जल्दी रिपोर्ट फाइल होती है, क्या कितनी जल्दी रिपोर्ट आएगा। तीसरी बार सरकार बनी है। बरखा जी, आप ये कहिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने फेल किया है। सुमित बरखा जी अभी जो बोल रही है, मुझे लगता है अगर इस वक्त चाहे वो सोनिया गांधी हो या शीला दीक्षित हो या फिर बरखा जी भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या महिला आयोग हो या अन्य पार्टी के भी लोग हो, उनको लोगों से कहना माफी चाहते हैं, हमने फेल किया है, हमने मायूस किया है।
ये ना कतई कहें कि हम सरकार काम कर रही है। लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। लोगों का बहुत गुस्सा है, लोग जवाब चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग कंक्रीट ठोस कदम चाहते हैं। बिल्कुल, सब भाषणबाजी ना कीजिए, ये बहुत विचित्र सी बात गलत है। असर हो रहा है। मैं आपको चेतावनी दे रही हूं, इसको बहुत गलत असर हो रहा है। शाजिया एक मिनट, अब ये बहुत विचित्र सी बात है कि 13 दिन घटना के हो गए, बेचारी लड़की 13 दिन तक जूझती रही, अंततः उसने अपने दम तोड़ दिया। एक भी व्यक्ति ने ऊपर से लेकर नीचे तक, जिनको इस देश को चलाने के लिए बड़ा फक्र महसूस करते हैं, देश के बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के वक्तों पर, एक ने भी इस्तीफा देने की पेशकश तक नहीं की। इस्तीफा देने की बात तो दूर, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे नीरज कुमार हो, चाहे बरखा सिंह हो। आखिर हम लोग किस तरफ आगे जा रहे हैं? हम कैसे उम्मीद करें कि इस आक्रोश का कोई अंजाम निकलने वाला है? देखिए, अगर आपको बरखा सिंह का इस्तीफा चाहिए तो मैं दे देती हूँ, अगर ये जिम्मेदारी मैं दे देती हूँ। अगर आपको ये समझ में आप लोगों को बरखा सिंह का इस्तीफा चाहिए तो मैं दे दूंगी जरूर। मुझे मैं बिल्कुल पॉलिटिकली इसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ। मेरी बात को सुनिए, आप बिल्कुल मेरी बात सुनिए। नहीं मैं रंजना जी एक मिनट बरखा जी को बोलने दीजिए। मैंने सवाल बरखा जी से किया, बरखा जी बोलिए आप। नहीं सिर्फ सुमित, छोटी सी बात, अगर आपको लगता है का अपना चुनाव क्षेत्र है के इस्तीफा देने से वो लड़की उठाई गई है, एक मेरे इस्तीफा देने से सिस्टम बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आज इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यही मान के तो बरखा जी दिक्कत इस बात की है कि हर व्यक्ति यही मान रहा है कि मेरे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला, और ये कहते हुए सब लोग इनसेंसिटिव बने हुए हैं, संवेदनहीन बने हुए हैं। हम आपके इस्तीफे की दरकार नहीं कर रहे, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी सी है करबद्ध तरीके से कि भाई एक सिस्टम ऐसा बना दीजिए कि आपकी जैसी महिलाएं, आपकी जैसी बच्चियां जो घरों से बाहर निकलती हैं, 24 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं, वो सुरक्षित होकर निकल सके, उनके माँ बाप महसूस कर सकें। ये राजधानी का हाल है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। हम लड़कियों के खिलाफ नहीं है, मेरी भी बेटी है, जवान बेटी है, हम बच्चियों के खिलाफ नहीं है। सुमित जी कैसे समझाएं हम आपको? आप लोग तो एकदम मैं अगर एक मेरे इस्तीफा देने से काम चलता है, उनकी बेटियां हैं, समझे? होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनकी बेटियां हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि उनकी बेटियां हैं, अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कह रही उनकी बेटियां हैं। तो ठीक है, आपकी बेटियां हैं, हम ये सवाल नहीं पूछ रहे कि आपकी बेटियां हैं कि बेटे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्यों बाकी देश की बेटियां जो इनके माँ बाप वीआईपीज़ नहीं है वो सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती, ये सवाल है। और क्यों नहीं जो क्राइम, जो वायलेंस और हिंसा मैं कंक्रीट लगातार बढ़ रही है, हम तो ये पूछ रहे हैं सब अपनी अपनी बेटियों का हवाला क्यों देते रहते हैं आकर? शाजिया, रंजना जी और बरखा जी, क्योंकि हम अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज जब हम यहां से उठें तो कम से कम ऐसे 5 पॉइंट तय हो जिसमें आगे की चीजें तय हो सके, सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी। बरखा सिंह जी, इसके आगे क्या, कैसे लड़कियां महसूस कर सकती है, उसके लिए आप क्या कर सकती है? देखिए सुमित जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने यहाँ काम करते हैं, और ये रंजना जी से बेहतर कोई नहीं जानता है जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। इनको पता है हम लोग कितना काम करते हैं, और हम लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं, ये हमारे साथ काम करती हैं। उसके अलावा हम जो कर सकते हैं, हम काम हो रहा होता, प्रोग्राम करते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि हम आज समय ये आ गया है कि हम सबको सचेत होना होगा। एक घर को हम जाते हैं, हम अस्पतालों में जाते हैं, हम जाते हैं, विजिट करते हैं। पता नहीं रंजना जी आज मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कह रही है? बरखा जी, आपने बहुत से दावे किए हैं, और आपके हर दावे पर रंजना कुमारी जी ने इनकार किया है। आप शायद देख नहीं पा रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका सर नकारात्मक तरीके से हिल रहा था। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रंजना जी से पूछेंगे जो तमाम दावे बरखा सिंह जी ने किए हैं, महिला आयोग क्या क्या कर रहा है, क्या वो संतोषजनक है? छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल संसद का सदन बुलाया जाए एक दिन के लिए कम से कम,
जितने भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी पब्लिक रजिस्टर बनाया जाए। पब्लिक ऑफेंडर्स रजिस्टर होना चाहिए जो इंटरनेट पर अखबारों में हो, ताकि लोग उनका सोशल बाइकआउट करें। जो ये केस है 100 दिन के अंदर खत्म किया जाए, 100 दिन के अंदर सजा हो जाए उन लोगों को। उसके अलावा जो चौथी बात है वो ये कि जो पुलिस के साथ हम लोग कल मिल करके और पूरा खाका बना के लेके आए हैं, एक एक बात इंप्लीमेंट की जाए, हम उसका सोशल ऑडिट करेंगे। और आखिरी बात, जो परिवार है, जो परिवार को हर तरह की आर्थिक व्यवस्था करके एक इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए। बिल्कुल, चलिए मेरे ख्याल से आपने जो सुझाव दिया रंजना जी वो उससे सभी लोग सहमत होंगे। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी शाजिया, बहुत संक्षेप में, बहुत वक्त की कमी है। जी सुमित, एक बात मैं इसमें रंजना जी ने जो कुछ कहा है मैं पूरी तरह से उसमें सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर हैं। सिर्फ जुडिशरी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे नहीं, पर जितने भी स्टेट कोर्ट्स हैं उनको भी निर्देश आने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जुडिशियल प्रोसेस क्या रहेगा। दूसरी बात, जरूरी बात है कि बाकी जितने भी केसेस हैं रिपोर्टेड, उनमें कन्विक्शन 100 दिन के अंदर होना चाहिए। चलिए मैं माफी चाहता हूँ शाजिया, मैं इससे अधिक वक्त नहीं निकाल सकता हूँ। शाजिया, बहुत दिल से माफी चाह रहा हूँ शाजिया जी से, रंजना जी से, बरका जी से। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।